अब तक 4 फेजेस में 379 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और 164 सीटों पर अब वोटिंग होने जा रही है अगले 3 फेज में। अब 379 सीटों पर वोटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक नंबर दिया है। उनका कहना है कि मोदी को 379 में से 272 सीटें आ चुकी हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो मोदी का स्ट्राइक रेट 72% हो जाता है और अगर यही स्ट्राइक रेट अगले 3 फेज पे मेंटेन होता है तो मोदी के खाते में 388 सीटें आ जाएंगी और 400 से महज 12 कम रह जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी को अगले जिन स्टेट्स में, अगले जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर मोदी का स्ट्राइक रेट कई सारे राज्यों में 100% रहा है और अगले जो 3 फेजेस बची हैं वहां पर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें यूपी, बिहार, बंगाल, हरियाणा और दिल्ली है। अब ये तो रही थ्योरी की बात, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मोदी जानते हैं कि इस वक्त जहां पर भी कमी है वहां पर क्या स्ट्रैटेजी रखनी है और किस स्ट्रैटेजी के साथ उस कमी को पूरा करना है ताकि जो स्ट्राइक रेट है वो 72% के साथ साथ ही आगे बढ़े और 4 का आंकड़ा बीजेपी के पास आ जाए। देखिए खास रिपोर्ट। मोदी 400 प्लस की गिनती कीजिए, नरेंद्र मोदी के दोस्तों को काउंट कीजिए। दोस्ती ये होती है 10 से ज्यादा राज्यों के 25 चेहरे मोदी के नामांकन वाले दिन साथ साथ दिखे। लोग पूछते हैं ना मोदी को 400 प्लस कैसे आएगा, तो इन सारे नेताओं को एक स्केल पर रखिए। चौबीस के चुनाव में बीजेपी 446 सीटों पर लड़ रही है और एनडीए के बाकी 24 पार्टनर्स 97 सीटों पर लड़ रहे हैं और ये टोटल हो जाता है 543 सीट। 543 में से 400 तो मोदी के पास ऑलरेडी है, पहले से ही है। मोदी को 400 प्लस सीटों का टारगेट अचीव करना है, जो ज्यादा दूर नहीं है। मोदी उस टारगेट से बस कुछ सीटें दूर हैं और मोदी ये लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे, इसका ट्रेलर मोदी के नामांकन वाले दिन लॉन्च कर दिया गया है। मोदी 400 प्लस में कैसे जाएंगे, इसका जवाब मोदी और मोदी के पार्टनर्स की शक्ति प्रदर्शन वाली इन तस्वीरों में है। 24 का असली नेशनल अलायंस यही है। यह मोदी की विनिंग टीम है जो देशव्यापी है। इसमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं का रिप्रेजेंटेशन है। मोदी ने अपने नॉमिनेशन वाले दिन एक ऐसा रेनबो अलायंस बनाया है जिसने 24 में मोदी की हैट्रिक का चांस ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया है, इंडी वालों का चांस घटा दिया है। और यह कैसे हुआ है, पहले इसे फ्रेम बाय फ्रेम डिकोड करते हैं। आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण यानी 25 लोकसभा सीटें, तमिलनाडु से देवनाथन यादव टी और जीके वासन यानी 39 लोकसभा सीट, पुडुचेरी से अम्मुमणि रामदोस यानी 1 लोकसभा सीट, असम से अतुल बोरा और प्रमोद बोरा यानी 14 लोकसभा सीट, मेघालय से कॉनराड संगमा यानी 2 लोकसभा सीट, महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल और रामदास आठवले यानी 48 लोकसभा सीट, बिहार से चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा यानी 40 लोकसभा सीट, यूपी से संजय निषाद, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और भूपेंद्र चौधरी यानी 80 लोकसभा सीट, केरल से तुषार वेलपल्ली यानी 20 लोकसभा सीट और पंजाब से हरदीप सिंह पुरी यानी 13 लोकसभा सीट। और नामांकन वाले दिन नरेंद्र मोदी के इस देशव्यापी अलायंस वाले रेनबो को मिलाकर स्टेट वाइज सीटों का टोटल नंबर आता है 282 सीट। 14 में बीजेपी को एग्जैक्टली इतनी ही सीटें मिली थी। तो क्या इस बार 3 राउंड पहले ही मोदी 282 सीटें जोड़ चुके हैं? और क्या बाकी के 3 राउंड्स की 164 सीटों में से मैक्सिमम सीटें जीतकर मोदी 400 प्लस का टारगेट अचीव कर लेंगे? इसलिए 2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार ये आंकड़ा जाएगा कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया, हम लोग का लक्ष्य सरलता से पार करेंगे हर राज्य में। हमारी ताकत हम लोग की एकजुटता है। आज भी आपने देखा पूरा एनडीए एक साथ है। आप मुझे कोई एक मंच ऐसा दिखा दीजिए जहाँ पे इंडिया अलायंस के लोग एक साथ ऐसे आए। Confidence which it reflects all of us came together. Andhra Pradesh is a clean sweep for NDA. एनडीए 400 पार की बात है, 400 पार सीटें मिलेगी
और बिहार में 40 में 40 मिलेगा। अब की बार 400 पार करेंगे और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं, शुभकामना देने के लिए आए हैं। ये पूरा मोदी जी की विजय, एनडीए की विजय का ये प्रतीक है। 400 पार सीटें जीतेंगे। पूर्वोत्तर का पूरा सपोर्ट मिलेगी और हर लोगों का दिल में मोदी जी है। ज्यादा मार्जिन लेके मोदी जी यहाँ से ज्यादा मार्जिन लेके जीतेंगे। मोदी और मोदी विरोधियों में एक बहुत बड़ा फर्क है। मोदी देश को परिवार मानते हैं, अपने नामांकन में एनडीए के सारे पार्टनर्स को बुलाते हैं। मोदी इसीलिए चुनाव जीतते चले जाते हैं, अपनी सीटें बढ़ा लेते हैं। I, Rahul Gandhi, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People. जबकि इसके उलट विरोधी गुट के नेता अपने नामांकन में भी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली वाली फिलॉसफी ही अपनाते हैं। राहुल ने वायनाड से नामांकन भरा तो इंडी अलायंस का कोई नहीं था, फ्रेम में प्रियंका ही दिखी। राहुल ने रायबरेली से नामांकन भरा तो यहां भी फैमिली अफेयर ही रहा। सोनिया, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा और खड़गे, यही 4 लोग दिखे। राहुल के नामांकन में खड़गे के साथ रेवंत रेड्डी रायबरेली पहुंचे क्योंकि प्लेन की जरूरत थी। इंडी अलायंस के अखिलेश को ही ले लीजिए। अखिलेश ने कन्नौज से नामांकन भरा तो वहां भी फैमिली वाले ही दिखे। डिंपल यादव ने मैनपुरी से नामांकन दाखिल किया तो वो भी पूरा फैमिली अफेयर रहा। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, इन्हीं का चेहरा दिखा। पटना की पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती ने नॉमिनेशन किया तो वहां भी लालू, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव के ही दर्शन हुए। बिहार की सारण सीट से जब रोहिणी आचार्य ने नॉमिनेशन भरा तो वहां भी लालू ही मौजूद रहे। यानी मोदी के सारे विरोधी अपने नामांकन में परिवार लेकर पहुंचे, जबकि मोदी अपने पार्टनर्स, अपने दोस्तों के संग पहुंचे। इंपैक्ट तो मोदी ने ही क्रिएट किया। नामांकन के लिए एनडीए के छोटे छोटे सहयोगियों को भी जोड़ा गया। नॉमिनेशन के वक्त प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक कौन होंगे, इसका भी खास ख्याल रखा गया। समाज के हर वर्ग को एक मैसेज देने की कोशिश की गई। मोदी के प्रस्तावकों में एक नाम आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ का है। इन्होंने ही श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था और ये प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य पुजारी भी थे। दूसरा नाम बैजनाथ पटेल का था, जो जनसंघ के समय से बीजेपी के कार्यकर्ता है। तीसरा नाम लालचंद कुशवाहा का है, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। और चौथा नाम संजय सोनकर का है, जो वाराणसी भाजपा के जिला महामंत्री हैं और एससी कैटेगरी से आते हैं। बहुत खुशी हुई और ये तो मुझे याद है ही और मैं जानता ही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की इज्जत होती है। उसी लिहाज से आज जो 50 वर्षों के अनवरत प्रयास के बाद एक मौका मिला भाग्य से कि प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावक बना, काफ़ी खुशी है। बस केवल हालचाल पूछे, बधाई दिए, इसके बाद अपना पर्चा भरा गया। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठा था, बहुत ज़्यादा मैं खुश था और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी हम सबको आए, हम लोग का हाल चाल लिए और हम सबके प्रति बधाई दिए, धन्यवाद। निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक मंचों से लगातार ये कहते चले आ रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है भारतीय जनता पार्टी में। नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि वो तो 2019 से ही 400 सीटों पर हैं, 24 में तो उन्हें 400 प्लस वाली कैटेगरी में जाना है, तो मोदी यूं ही नहीं कहते। इसके पीछे भी मोदी का एक लॉजिक है। 19 से 24 के बीच वाईएस जगनमोहन रेड्डी और बीजेडी दोनों बाहर से एनडीए के साथ थे। अब की बार फाइट में हैं, तो मोदी ने इसकी भरपाई चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण से कर ली। यानी 2 छोड़कर गए तो मोदी ने 2 और जोड़ ली। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 17 सीटों पर रेस में है। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी 2 सीटों पर रेस में है और आंध्र की बाकी 6 सीट पर बीजेपी फाइट में है। यानी टोटल हो जाता है आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें। इसी तरह उत्तर प्रदेश में पिछली बार एनडीए के खेमे में जयंत चौधरी नहीं थे, ओम प्रकाश राजभर नहीं थे, मगर अब की बार आरएलडी भी मोदी के साथ है, एसबी-एसपी भी मोदी के साथ है। जयंत चौधरी के एनडीए में आने से जाट वोट पूरा का पूरा एनडीए में आया। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में आने से राजभर वोट पूरा का पूरा एनडीए में ट्रांसफर हुआ और अनुप्रिया पटेल पहले भी एनडीए में थी, अब भी है। अब की बार यूपी का कुर्मी वोट भी मोदी के साथ ही है।
तो वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मतलब ये मान रहे हैं कि मैंडेट मिल रहा है एनडीए को, एनडीए जीत रहा है, वो खुद स्वीकार रहे हैं इस बात। अभी भी देखिए आपस में लड़ रहे हैं। बंगाल में उनके लोकसभा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि टीएमसी को वोट देने से अच्छा आप बीजेपी को वोट दे दीजिए। वो अंतर्विरोध हैं, अब लोगों के नज़र में वो चीज़ें आ रही हैं, वो सामने हैं। दूसरी बात यह है कि उनके पास कोई ऐसी नीति नहीं है, अभी भी वो सिर्फ डर दिखा रहे हैं कि संविधान ख़त्म हो जाएगा या लोकतंत्र को बचाना है, तो लोकतंत्र को बचाना है तो इंडिया को वोट दीजिए। इसके अलावा उनके पिटारे में कुछ नहीं है। सब लोग जानते हैं कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खुद प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, इस बात को तत्पर हैं। पिछड़े वर्ग के सामाजिक उत्थान के लिए, अनुसूचित जात के लोगों के साथ सामाजिक न्याय हो, इसके लिए हम लोग समर्पित हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने मुकेश साहनी को अपने साथ जोड़ा। निषाद वोट बैंक का रुख इंडी गुट की ओर मोड़ा। तो यूपी में मोदी ने इसकी काट पहले ही खोज रखी है। संजय निषाद की पार्टी एनडीए में है और संजय निषाद के बेटे बीजेपी के टिकट पर संत कबीर नगर से कैंडिडेट भी हैं। 2014 से अखिलेश जी जो बोलते हैं उसका उल्टा ही होता है और जो राहुल जी बोलते हैं उल्टा ही होता है। फिर से जीतेंगे हम लोग, 400 पार एनडीए सरकार होगी। उत्तर प्रदेश में 80 का सीट। एनडीए और इंडी अलायंस में यही फर्क है। मोदी के रेनबो में 400 प्लस का साइन है, इंडी अलायंस में अंदर ही अंदर घमासान है। इसीलिए अब की बार एज मोदी को ही है। मैं काशी से भगवान विश्वनाथ का, भोले बाबा का आप सबके लिए आशीर्वाद लेकर के आया हूं। मैं आज काशी में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद ये मेरी पहली जनसभा है और मैं देख रहा हूं कि काशी हो या कोडरमा या गिरिडीह, एक ही बात गूंज रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार काशी के लिए मैं पीएम नहीं एमपी हूं। कोडरमा और गिरिडीह वालों को भी यही समझकर वोट डालना है, मोदी ही आपका एमपी है, मोदी ही आपका पीएम है। ज्यादा दिन नहीं बीते, चुनाव के ऐलान से पहले मोदी के विरोधी हर रोज एक टेप बजाया करते थे। कहते थे एनडीए का कुनबा बिखर गया, एनडीए तो चुनाव से पहले ही टूट गया। इंडी अलायंस वाले इस तरह के नैरेटिव गढ़ते थे। लेकिन मोदी के नामांकन में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखकर मोदी विरोधियों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई है। अमित शाह ने तो बाकायदा चौथे चरण के बाद की अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। ऑन कैमरा कह दिया है कि मोदी तो 3 राउंड पहले ही बहुमत हासिल कर चुके हैं, 270 तक पहुंच चुके हैं। मैं आज बंगाल के लोगों को, वनगांव के लोगों को कहने आया हूं, 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 80 सीटों का चुनाव पूरा हो, 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? जोर से बोलो, कराओगे क्या? बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जिताओगे क्या? काशी से लेकर कोडरमा तक मोदी का इंपैक्ट साफ साफ दिख रहा है। इंडी अलायंस को भारी डैमेज होने का डर सता रहा है।
इसलिए अब राहुल से लेकर अखिलेश और ममता बनर्जी ये सब मिलकर अलग अलग नंबर्स घुमा रहे हैं। राहुल 180 से 150 सीटें गिना रहे हैं। अखिलेश यूपी की 80 में से 79 सीटों पर मोदी को हराने का दावा कर रहे हैं। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और जो साथी जानकार होंगे वो जानते होंगे कि भाजपा अब नीचे जाती जा रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि आखिरकार जमीन पर जहां पर भी जरूरत है वहां पर क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है। शायद यही वजह है कि बंगाल की धरती जहां पर ममता यानी दीदी को लोग पसंद करते हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनाव के बाद से लगातार यहां पर दादा यानी कि मोदी ने अपनी जगह बना ली है, लोगों के घरों में जगह बना ली है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार इस बात का दावा करती है कि 400 पार का नारा हकीकत में सच होगा।